जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम बाल मनोविज्ञान सीटेट के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके अंतर्गत हम बाल मन विकास के अंतर्गत अधिगम, है ना, लर्निंग देखने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। आप अधिगम के अंतर्गत हम अधिगम का वक्र पढ़ेंगे, अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे और अधिगम अक्षमता। यहाँ से हर बार प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की उम्मीद है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अधिगम अक्षमता, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम वक्र के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं और इन चीज़ों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए अधिगम के बारे में देखते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम आपको पता ना, अधिगम हम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। कह रहा है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये लाइन जो आपको दिख रही है, लाइन आपके परीक्षा में हुबहू पूछ ली जाती है। अधिगम क्या है? तो अधिगम जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। कह रहा है व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही क्या है? इसी को हम सीखना कहते हैं। व्यक्ति कुछ न कुछ अपने परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन हमेशा लाता रहता है, उसको कि हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। कह रहा है कि इससे हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है ना। अधिगम क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है और यह होते जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवहार में लाने वाली प्रक्रिया है ना। आपसे यहाँ से पॉइंट कई सारे बन सकते हैं कि अधिगम क्या है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है और परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देना ही अधिगम कहलाता है। चलिए अधिगम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखते हैं। कह रहा है कि अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है ना, अनुकूलित करने की प्रक्रिया। आप किसी भी चीज़ को उसके परिस्थिति के अनुसार उसमें आप अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। उसे कह रहा है कि अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना। अधिगम सभी क्षेत्रों में आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कह रहा है अधिगम क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखिए कुछ और पॉइंट है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या कहता है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। आप परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में जो सीखकर परिवर्तन लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कह रहा है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है ना। सीखना क्या है? शारीरिक प्रक्रिया तो है नहीं कि आप सीख रहे हैं शरीर के अंतर्गत। आप जो भी सीखते हैं अपने मन मस्तिष्क में, अपने माइंड को आप डेवलप करते हैं ना। तो सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और कह रहा है स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर आधारित बल देना चाहिए, है ना। स्कूल में जो आपको अधिगम कराया जाता है, आपको जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके कौशल और ज्ञान के अर्जन में, ज्ञान के सीखने में आपको अधिक बल देना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सार्थक अधिगम, है ना, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इंकरेजिंग करना चाहिए। कह रहा है कि सार्थक अधिगम वह है जो व्यक्ति को, यदि आप कुछ बालक को कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करिए कि वह अपने समस्याओं को एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से हल करने में सक्षम हो जाए, है ना। उसे इन कार्यों को करने में प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप एक कार्य को कितने तरीकों से कर सकते हो, अलग अलग करने के लिए, उन्हें स्किल डेवलप करने के लिए, उसमें लर्निंग डेवलप करने के लिए आप चीज़ों को बता सकते हैं, है ना। उनके अंदर प्रोत्साहन भरना चाहिए। आगे कह रहा है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, है ना। कह रहा है कि यदि आप अपने स्वयं की इच्छा से जो चीज़ सीख रहे हैं वह जो अधिगम होता है अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, है ना, लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। कह रहा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह अधिगम प्रक्रिया करके सीखने पर जोर देती है। आप बालक अध्यापक होने के नाते बालक को किसी भी चीज़ में आप स्वयं नहीं, आप बालक को अवसर दीजिए, उसे स्वयं से करने का जितना ही मौका देंगे बालक के अधिगम में उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वृद्धि होगी, है ना। तो अधिगम क्या कहता है? करके सीखने पर जोर देता है ना, लर्निंग बाय डूइंग। आपको ये जो लाइनें दिख रही है ना, ये जो नोट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में
प्रश्न में हूबहू ये लाइनें डाल दी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लाइनों को ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर देता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है ना। अधिगम के साथ साथ विद्यालय के सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया भी है ना। बालक क्या करता है? अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने समाज, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों आदि से भी अधिगम करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया भी है। आगे कह रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है ना। आप देखिए सक्रिय भागीदारी कितनी जरूरी है। यदि आप किसी चीज़ में रुचि लेते हैं तभी वे चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यदि आप इस क्लास में रुचि नहीं लेंगे तो हो सकता है कि ये चैप्टर, ये पॉइंट आपको जल्दी से समझ में ना आए। इसलिए अधिगम में रुचि का होना बहुत ही जरूरी है ना। अधिगम में रुचि और सक्रिय भागीदारी, है ना, सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज़ में जब खुद से स्वयं से उसमें चेष्टा नहीं दिखाएंगे तो आप चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अधिगम के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है ना। चलिए कह रहा है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, है ना, की प्रक्रिया शामिल होती है ना। विश्लेषण, समालोचनात्मकता, सोच, समस्या समाधान, ये सब चीज़ें अधिगम में शामिल होती हैं। तो ये जितने पॉइंटें आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉइंट आपके एग्जाम में यहाँ से हूबहू लाइन उठा ली जाती हैं। तो इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। चलिए ये थी अधिगम की कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं हम अधिगम के वक्र के बारे में, देखते हैं कि अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं। आइए अधिगम के वक्र के बारे में। अधिगम वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग, है ना। अधिगम के वक्र के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम या ग्राफ से प्रदर्शित किया जाता है तो यह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनतम और अधिकतम या शून्य स्थिति को व्यक्त किया जाता है। कह रहा है कि जब अधिगम को हम ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे दर्शाते हैं उसको जब हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम की बालक के अधिगम में उसके सीखने में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, कितनी तेज़ी से वह सीख रहा है, क्या नहीं सीखा है। जब इन चीज़ों को हम एक ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है सरल रेखीय वक्र, है ना। सरल रेखीय वक्र, ये है सरल रेखीय वक्र, ठीक है। यह है अभ्यास और यह है सीखने की गति, है ना, सीखने की गति, सीखने की गति। देखिए कह रहा है कि इसमें सीखने की गति एक समान होती है ना। ये आप अभ्यास कर रहे हैं और सीखने की गति आपकी क्या हो रही है? एक सीधी रेखा में समान होती है। सरल रेखीय गति होता है ना, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय वक्र होता है। सरल रेखीय वक्र में क्या होता है? सीखने की जो गति होती है एक समान होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं उन्तोदर वक्र। पहला सरल रेखीय वक्र था, सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति समान होती है। उन्तोदर वक्र कैसा होता है? कह रहा है कि इसमें सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है ना। जो उन्तोदर वक्र है इसमें सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाती है। देखिए जैसे आपको यह वक्र दिया गया है ना, यह वक्र है, उन्तोदर वक्र है, यहाँ अभ्यास है और यह है सीखने में गति, है ना, सीखने की गति है, ठीक है, सीखने की गति है। अब देखिए
कह रहा है कि जो उन्तोदर वक्र है इसमें शुरुआत में तो सीखने की गति तेज होती है। यहाँ से वक्र देखिए, शुरुआत में तो सीखने की गति तेज होती है, जब यह चरम सीमा है ना, चरम सीमा पा लेता है, ठीक है, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो सीखने की गति में धीरे धीरे कमी आने लगती है। तो ऐसे वक्र को हम उन्तोदर वक्र कहते हैं, ठीक है, जिसमें शुरू में तो तेजी होती है, बाद में कमी आने लगती है। अब देखिए अगला है नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र कह रहा है कि इसमें शुरू में सीखने की जो गति होती है वह बहुत धीमी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति में तेजी होना शुरू हो जाता है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ जाता है ना। पहले तो कमी होती है, पहले कमी होती है, फिर धीरे धीरे उसके सीखने में गति बढ़ जाती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? नतोदर वक्र कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज होती है या धीमी होती है और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र क्या कहलाता है? उन्तोदर और नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है ना। कह रहा है कि कभी तेज होती है, कभी कम होती है, कभी तेज होती है, कभी कम होती है। इस तरीके से देखिए, यहाँ तेज है, यहाँ कम, तेज है, कम है, इस तरीके से चलता रहता है। इसको हम मिश्रित वक्र कहते हैं। तो अधिगम जो वक्र है, कह रहा है कि पहला तो सरल रेखीय वक्र है, दूसरा है उन्तोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र। जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र। और जब सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है, फिर जब वो उच्चतम बिंदु को प्राप्त कर लेता है तो उसके सीखने की गति में धीरे धीरे कमी जब आने लगती है तो ऐसे वक्र को हम कहते हैं उन्तोदर वक्र, अधिगम वक्र। और जब हम सीखने की गति शुरू में धीमी होती है और धीरे धीरे वह बढ़ते जाती है और उच्चतम बिंदु को प्राप्त करती है, ऐसे वक्र को हम कहते हैं नतोदर वक्र। और मिश्रित वक्र वे वक्र होता है जिसमें कभी तेज गति से सीखना होता है, कभी धीमी गति से सीखना होता है ना, तेज अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं? मिश्रित अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन अधिगम वक्र को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सरल रेखीय वक्र है वह सीधी रेखा में चलता है, जो उन्तोदर है शुरू में तो तेज होता है और उच्चतम बिंदु प्राप्त करने के बाद धीमा हो जाता है। जो नतोदर वक्र है वह शुरू में तो कम होता है और धीरे धीरे वह तेजी की तरफ बढ़ता जाता है ना। और जो मिश्रित वक्र है वह कभी कम और कभी धीमा होता रहता है। चलिए आगे हम अधिगम पठार के बारे में देखते हैं। अधिगम में पठार कौन कौन से है ना, इसके बारे में देखा जाएगा। अधिगम के पठार लर्निंग प्लेट्यू कह रहा है कि इसमें सीखने की गति रुक जाती है। पठार क्या होता है? सीखने के गति में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। अधिगम के अंतर्गत है ना, अधिगम के अंतर्गत जब सीखने की गति में जब कोई रुकावट आती है तो उसको हम अधिगम पठार के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति शून्य हो जाती है ना। कह रहा है कि जब अधिगम के दौरान सीखने के अंतर्गत जब कोई रुकावट पैदा होती है तो न ही अधिगम में बढ़ोतरी होती है और न ही अधिगम में अवनति होती है। ऐसी स्थिति को हम अधिगम पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह है अधिगम पठार। चलिए आगे अब हम शिक्षण के स्तर के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षण के स्तरों को कितने स्तर में बांटा गया है? 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला स्तर है स्मृति स्तर, है ना। स्मृति स्तर किसने दिया है? हर्बर्ट महोदय ने दिया है। स्मृति स्तर को किसने दिया है? हर्बर्ट महोदय, ठीक है। कह रहा है कि इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है ना। स्मृति स्तर में कह रहा है कि इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है ना। स्मृति स्तर क्या है? कि इसमें रटने पर बल दिया जाता है और यह जो अधिगम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है सबसे निचले स्तर की प्रक्रिया है। जबकि आपको पता है कि सीटेट में रटना शब्द गलत होता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि रट्टा प्रणाली से बालकों को विमुक्त किया जाना चाहिए, है ना। उन्हें खुद से स्वयं से करने का अवसर देना चाहिए, समझने पर बल दिया जाना चाहिए, न कि रटने पर, है ना। चलिए
आगे कह रहा है कि इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है ना, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। स्मृति स्तर हर्बर्ट महोदय ने दिया है। चलिए समझ और बोध स्तर के बारे में देखते हैं। समझ और बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में देखते हैं। कह रहा है यह किसने दिया था, तो मोरिसन महोदय ने दिया था, है ना। मोरिसन महोदय समझ और बोध स्तर के जन्मदाता हैं। कह रहा है कि यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। जो समझ है वह स्मृति स्तर से ऊंचा होता है। आप कुछ जो चीज़ें याद करते हैं हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन जो चीज़ें आप समझ कर सीखते हैं वे आप जल्दी भूलते नहीं हैं, है ना। इस तरह से रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। यहाँ कह रहा है कि जो बोध स्तर है इस पर रट्टा प्रणाली के बजाय समझने पर ज़्यादा बल दिया जाता है ना। तो चीज़ों को समझने पर ही बल दिया जाना चाहिए, न कि रट्टा प्रणाली पर। एनसीएफ 2005 साफ साफ कहता है कि रट्टा प्रणाली को हटाया जाए और बालकों को समझने पर जोर दिया जाए। ठीक है, कह रहे हैं कि इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वह नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चे उनको व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग किया जा सके। बोध स्तर जो है ना, जो समझ स्तर है, इसमें बालकों को ज्ञान इस तरीके से दिया जाता है कि वह ज्ञान ही न रह जाए, बल्कि उस ज्ञान का बालक अपने जीवन में उपयोग कर सके, है ना। अपने सामाजिक स्तर पर, अपने व्यवहार में उस ज्ञान का भी प्रयोग कर सके। ठीक है, तो यह था बोध स्तर, जिसमें रट्टा प्रणाली नहीं बल्कि समझ पर बल दिया जाता है। आगे अब चिंतन स्तर के बारे में देखते हैं। यह चिंतन स्तर क्या है। कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर क्या है कि यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्ण अवसर प्राप्त होता है ना। बालक चिंतन के द्वारा अवसर उसकी मानसिक शक्ति का ज़्यादा विकास होता है। आगे इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम, सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है ना। बालक को सबसे पहले नियम, कायदे, कानून तो समझा दिए जाते हैं, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिए जाते हैं। वह स्वयं से प्रयोग करता है, बालक खुद से करके सीखता है, अपने निष्कर्ष निकालता है। उसे बस अवसर देने की आवश्यकता है, बालक स्वयं से चीज़ों को कर ले जाता है ना। देखिए ये है चिंतन स्तर। ठीक है, क्या है ये चिंतन स्तर है। चलिए आगे अब देखते हैं शिक्षण सूत्र के बारे में देखा जाए। चलिए माइक्रो टीचिंग क्या है इसके बारे में देखते हैं। शिक्षण सूत्र क्या है। कह रहा है कि यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण प्रक्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं, है ना। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। किसने किया था? सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया था। साथ ही साथ इन वैज्ञानिकों को भी याद करते चलिएगा। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक एलन महोदय हैं और कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक जानकारी प्रदान किया जाता है। चलिए और क्या होता है। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों को कौशल का विकास किया जाता है जो श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और प्रश्न कौशल, प्रवाह कौशल पर बल दिया जाता है। आगे देखिए सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या क्या है, प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है। कह रहा है कि सबसे पहला तो होता है पाठ योजना, दूसरा होता है कक्षा शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः पाठ योजना, ठीक है, और पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। कुल टोटल समय कितना होता है? कुल समय होता है 36 मिनट का, है ना। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसके टोटल समय जो होता है 36 मिनट का होता है। कह रहा है कि पाठ योजना, सबसे पहले टीचर क्या करता है? योजना बनाता है ना। योजना का सबसे पहले निर्माण करता है, फिर उसके बाद कक्षा शिक्षण कराता है। पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा।
है ना, शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। सबसे पहले कक्षा शिक्षण करवाने के लिए कितना समय रिजर्व है? 6 मिनट का समय रिजर्व है। ठीक है, हाँ। आगे है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए 6 मिनट का समय दिया गया है। फिर कह रहा पुनः पाठ योजना के लिए 12 मिनट का समय है। फिर पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय है। फिर पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट का समय शिक्षण प्रक्रिया में दिया जाता है। तो टोटल कुल कितना समय होता है शिक्षण का? 36 मिनट होता है, माइक्रो टीचिंग के लिए दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर टीचिंग की जाती है, फिर फीडबैक होता है, फिर रीप्लान होता है, रीटीचिंग होती है, रीफीडबैक होता है ना। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपको क्रम पूछता है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग और रीफीडबैक, है ना। ये इसका क्रम आपके परीक्षा में पूछ देता है। और कभी कभी तो समय भी पूछ देता है कि माइक्रो टीचिंग का टोटल समय कितना होता है। तो 36 मिनट आप याद रखिएगा। चलिए आगे अब अधिगम स्थानांतरण के बारे में देखते हैं। अधिगम के स्थानांतरण के बारे में अब देखा जाए। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण क्या है? कह रहा है कि जब कोई एक सीखा हुआ कौशल, है ना, दूसरे सीखने कौशल के काम को प्रभावित करता है तो उस सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कह रहा है कि एक सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे ज्ञान को प्रभावित करता है तो उसे हम कहते हैं कि अधिगम का यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ट्रक चलाना जानते हैं और उसी के साथ साथ आप कार चलाना भी सीख रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि आपके अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है ना। चलिए आगे हम स्थानांतरण के प्रकार के बारे में जानते हैं कि स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धनात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है? कह रहा है कि धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है ना। धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं। जो ज्ञान आपके पास तो है ही, उसके साथ साथ आप अलग चीज़ों को भी सीखते हैं, उसे कह रहा है यह होता है धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, धनात्मक स्थानांतरण होता है। आगे देखते हैं और कह रहे कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योजना तथा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है, तो सहायता प्रदान करने के कारण हम इसे कहेंगे कि हमारे अंदर धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करे उसे हम कहेंगे धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, आगे देखिए ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है। कह रहा है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योजना, अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक हो, है ना, जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में घातक उत्पन्न होता है, कठिनाई प्रदान करता है, ऐसे स्थानांतरण को हम ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है ना। अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। ठीक है, जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे स्थानांतरण को हम, ऐसे अधिगम को हम ऋणात्मक स्थानांतरण अधिगम कहते हैं। अगला है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? देखिए कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव न तो सहायता प्रदान करे और न ही बाधा उत्पन्न करे, ऐसे स्थानांतरण को हम शून्य स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। शून्य स्थानांतरण अधिगम क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में न ही बाधा उत्पन्न करता है और न ही सीखने में सहायता उत्पन्न करता है। ऐसे स्थानांतरण को शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आगे है क्षैतिज स्थानांतरण। कह रहा है कि जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने की क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटाने के प्रश्न को हल करने के अभ्यास उसी तरह के विज्ञान में और अन्य प्रश्नों में हल करने में काम आता है, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, चलिए आगे ये थे कुछ स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण के बारे में। अब आगे हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में देखेंगे, है ना, अधिगम अक्षमता के बारे में। ठीक है, अधिगम अक्षमता से भी हर बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और
आगे भी पूछने की उम्मीद है। तो आप अधिगम अक्षमता को ध्यान से देखिएगा, कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं होती हैं, है ना। कह रहा है कि सीखने की क्षमता योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। सीखने में कोई जब अक्षमता होती है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। देखिए, सीखने में कठिनाई किस किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, डिसलेक्सिया, है ना। पढ़ने में जब कठिनाई उत्पन्न होती है तो ऐसी कठिनाई को हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, है ना। लिखने संबंधित कठिनाई होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। जब गणित में गणना करने से संबंधित आपको समस्या उत्पन्न होती है तो इसको आप डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। जब भ्रम वाली स्थिति आ जाती है, किसी कार्य को करें या ना करें, है ना, ऐसी स्थिति में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम डिमोर्फिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिए, सबसे ज़्यादा आपको यही पूछता है पढ़ने संबंधी विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। लिखने में जो आपको कठिनाई उत्पन्न होती है उसको डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। और आपको गणितीय क्षमता में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम डिस्कैलकुलिया के नाम से जानते हैं। और डिस्मोर्फिया किसे कहते हैं, जब आपको किसी कार्य में भ्रम की किसी व्यक्ति को जब कोई कार्य करने में उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके अंतर्गत हो सकता है कि डिस्मोर्फिया का वह शिकार हो। ठीक है, चलिए आगे है डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया क्या है, शारीरिक कौशल संबंधित विकार है ना। डिस्थीमिया क्या है, तनाव से संबंधित विकार है। जब बालक को किसी स्थिति में स्ट्रेस पैदा होता है ना, तो ऐसी स्थिति में बार बार जब स्ट्रेस पैदा होता है तो हो सकता है उसके अंदर कौन सा विकार हो, डिस्थीमिया हो, है ना। डिस्थीमिया उसके अंदर हो सकती है। चलिए अगला क्या है, ADHD, है ना, अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, वह बहुत हाइपर एक्टिव होता है ना। जब ADHD किसी बालक के अंदर विकार होता है तो वह क्या करता है, किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता, वह हमेशा चंचल स्वभाव का होता है, चिंतित रहता है। ठीक है, अगला क्या है, स्वलीनता, है ना, आत्मकेंद्रिता। कह रहा है कि दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार कहलाता है ना, आत्मकेंद्रित। यह दिव्यांगत सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बना है ना। RPWD एक्ट 2016 क्या कह रहा है कि RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 के मौजूदा विकलांगता के साथ 7 प्रकार के से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिया गया है। और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास और विकलांग के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। ठीक है, यह राइट टू पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। ठीक है, चलिए अब इसके द्वारा कुछ सुझाव और युक्तियां दी गई हैं। कह रहा है कि जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर 5 साल में सर्वे करना चाहिए और बुक TLM आदि उन्हें हमेशा उपलब्ध करवाते रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये थी कुछ आपके अधिगम की विशेषताओं के बारे में, अधिगम के वक्र के बारे में, अधिगम निर्योग्यता के बारे में या फिर अधिगम अक्षमता के बारे में, है ना। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया, डिसअफेजिया। इस चीज़ों को आपसे एग्जाम में हमेशा पढ़ने संबंधी विकार, गणित संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार पूछ लिया जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। चलिए, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।